हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, नर्सिंग प्रैक्टिसेस, मॉडर्न ट्रेंड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ सर्विसेज टाइम के साथ बहुत चेंज हुई है। पहले मेंटल पेशेंट को सोसाइटी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करती थी, उनके साथ इनह्यूमेन बिहेवियर किया जाता था। धीरे धीरे साइंटिफिक नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ने से मेंटल हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ। आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फोकस कंपैशनेट, थेराप्यूटिक एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर पर है। अब हम एवोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। एवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज ओवर टाइम। मेंटल हेल्थ सर्विसेज पहले बिल्कुल साइंटिफिक नहीं थी। मेंटली इल पेशेंट को सोसाइटी समझ नहीं पाती थी, उनके साथ बहुत गलत बिहेव होता था। जैसे जैसे साइंस और मेडिसिन डेवलप हुई वैसे वैसे मेंटल हेल्थ केयर भी इम्प्रूव हुई। अब हम पीरियड को समझेंगे डिटेल्स में। एंसेंट पीरियड में लोगों के पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। मेंटल इलनेस को लोग फिजिकल डिसीज नहीं समझते थे। उनका बिलीव था कि इवल स्पिरिट पेशेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ फिर सुपर नेचुरल पावर्स का इफेक्ट है, जहाँ फिर वो सोचते थे कि गॉड पनिशमेंट देते हैं। अगर किसी पेशेंट को हेलुसिनेशन हो रहा है, जहाँ वो स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है, तो लोग समझते थे कि उसके अंदर आत्मा आ गया है, और वो अलग अलग ट्रीटमेंट करते थे, जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स, प्रेयर हो गया, एक्सोसिज्म हो गया, आइसोलेशन हो गया। एक्सोसिज्म का मतलब है इवल स्पिरिट को बॉडी से निकालना। तो प्रॉब्लम क्या थी कि पेशेंट को एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, उनको पनिश किया जाता था, जब सोसाइटी से अलग कर देते थे। मेंटल इलनेस को डिसीज नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ज़्यादा माना जाता था। अब पढ़ते हैं मेडिवियल पीरियड के बारे में। मेडिवियल पीरियड में कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो गई। मेंटल पेशेंट को डेंजरस और वायलेंट समझा जाने लगा। उनके साथ इनह्यूमेन ट्रीटमेंट होता था, जैसे कि चेनिंग, बीटिंग, स्टारवेशन, इम्प्रिजनमेंट। उस समय साइकेट्रिक हॉस्पिटल प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे, इसीलिए पेशेंट को प्रिजन या डार्क रूम में बंद किया जाता था। पर्पस ट्रीटमेंट नहीं था, पर्पस सिर्फ कंट्रोल करना था। अगर पेशेंट अग्रेसिव हो जाता था तो उसको चेन के साथ बांध दिया जाता था। ये पीरियड मेंटल हेल्थ केयर का डार्केस्ट फेज माना जाता था। अब बात करते हैं मॉरल ट्रीटमेंट पीरियड के बारे में। ये एक टर्निंग पॉइंट था। 18th सेंचुरी में मॉरल ट्रीटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ। यहाँ पहली बार मेंटल पेशेंट को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया गया। इस मूवमेंट के दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे, फिलिपे पिनल एंड विलियम ट्यूब। जो फिलिपे पिनल थे वो फ्रांस के फिजिशियन थे। उन्होंने साइकेट्री हॉस्पिटल में पेशेंट की चेन रिमूव की। उनका बिलीव था कि मेंटल इलनेस भी एक डिसीज है और पेशेंट को काइंडनेस और केयर की ज़रूरत होती है। विलियम ट्यूक इंग्लैंड में ह्यूमन केयर इंट्रोड्यूस की। उन्होंने पीसफुल इन्वायरमेंट और रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट पर फोकस किया। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मॉरल ट्रीटमेंट। काइंडनेस हो गया, क्लियर इन्वायरमेंट हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी का मतलब होता है पेशेंट को प्रोडक्टिव एक्टिविटी करवाना, जैसे गार्डनिंग हो गया, जैसे सिंपल वर्क हो गया। इससे इससे क्या होता था कि पेशेंट जो है काम फील करता था और इसकी रिकवरी जल्दी होती थी, बेटर होती थी, और यहाँ से मेंटल इलनेस को पनिशमेंट नहीं, डिसीज की तरह माना जाने लगा। अब बात करते हैं मेंटल हाइजीनिक मूवमेंट की। ये मूवमेंट क्लिफर्ड बियर्स ने स्टार्ट किया। क्लिफर्ड बियर्स खुद मेंटल इलनेस से सफ़र कर चुके थे। हॉस्पिटल में उन्होंने पुअर ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस किया। रिकवरी के बाद उन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड करना स्टार्ट किया। मूवमेंट का फोकस था कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अर्ली ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इम्प्रूविंग हॉस्पिटल, रिड्यूसिंग स्टिग्मा। उनका मानना था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेंटल हाइजीनिक मूवमेंट ने इसी आइडिया को प्रमोट किया। यहाँ से सोसाइटी में अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई कि मेंटल इलनेस भी नॉर्मल डिसीज़ की तरह ट्रीट की जा सकती है। अब बात करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इरा।
ये मॉडर्न मेंटल हेल्थ केयर का बिगनिंग माना जाता है। जब साइकेट्रिक मेडिसिन डेवलप हुई तब लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे की नीड कम हो गई। फोकस शिफ्ट हुआ हॉस्पिटल बेस्ड केयर से कम्युनिटी बेस्ड केयर की तरफ। इसका मतलब कि पेशेंट को फैमिली और सोसाइटी के बीच रख कर ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिहैबिलिटेशन, फैमिली पार्टिसिपेशन, सोशल एडजस्टमेंट, प्रिवेंशन प्रोग्राम। सर्विसेज इसमें थी कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर, डे केयर सेंटर, रिहैबिलिटेशन होम्स, हाफ वे होम्स। अगर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट स्टेबल है तो उसको परमानेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं, उसको कम्युनिटी सेटिंग में मेडिसिन और काउंसलिंग दी जा सकती है। इसका बेनिफिट था कि स्टिग्मा रिड्यूस होता था, फैमिली सपोर्ट मिलता था और सोशल फंक्शनिंग इम्प्रूव होती थी। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। एंसेंट इंडिया में मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट होलिस्टिक अप्रोच से होता है। मेथड्स आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब माइंड और बॉडी दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट होना। मेडिटेशन एंड योगा स्ट्रेस रिड्यूस करता है और मेंटल पीस इम्प्रूव करता है। सेकेंड इज ब्रिटिश पीरियड में मेंटल हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुए, बट फोकस मेनली कस्टोडियल केयर पर था। पेशेंट को आइसोलेट करके इंस्टीट्यूशन में रखा जाता था। इम्पोर्टेंट एक्ट जो कि लुनेसी एक्ट 1912, ये लो मेंटली इल पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए था। थर्ड इज भोर कमेटी 1946। भोर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कमेटी ने रिकमेंड किया जनरल हॉस्पिटल में साइकेट्रिक यूनिट होने चाहिए, डॉक्टर्स और नर्स को साइकेट्रिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मेंटल हेल्थ को जनरल हेल्थ केयर का पार्ट बनाया गया। अब बात करते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 की। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एम था कि मेंटल हेल्थ केयर को कॉमन पब्लिक तक पहुंचाया जाए। इसके ऑब्जेक्टिव्स है असेसिबल मेंटल हेल्थ केयर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर। ये प्रोग्राम का मतलब था कि जो मेंटल हेल्थ केयर है वो सिर्फ बिग साइकेट्रिक हॉस्पिटल तक ही लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की। ये एक्ट मेंटल पेशेंट के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट राइट लाइक राइट टू ट्रीटमेंट, राइट टू डिग्निटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज। इनिशियली ट्रीटमेंट अनसाइंटिफिक थे, लेटर साइंटिफिक ट्रीटमेंट डेवलप हुए। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की। सबसे पुराने समय में जो ट्रीटमेंट यूज़ होते थे, रिलीजियस रिचुअल्स हो गए, हर्बल मेडिसिन्स हो गया, एक्सोर्सिज्म हो गया। उसके बाद जो ट्रीटमेंट्स आए, हाइड्रोथेरेपी जो कि फर्स्ट ट्रीटमेंट है, वाटर का यूज़ करके पेशेंट को रिलैक्स किया जाता था। कोल्ड या वार्म वाटर बार यूज़ होते थे जिसका पर्पस था एंजाइटी को रिड्यूस करना, पेशेंट को काम करना। सेकंड इज रिस्ट्रेंट्स। अर्लियर फिजिकल रिस्ट्रेंट यूज़ किए जाते थे लाइक चेन्स एंड स्ट्रैप्स। इसका पर्पस था कि अग्रेसिव पेशेंट को कंट्रोल करना। आज रिस्ट्रेंट सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में लिमिटेड यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में। ईसीटी में इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन के थ्रू पास किया जाता है। डिप्रेशन, मेनिया, कैटाटोनिया में यूज़ किया जाता है। ईसीटी पनिशमेंट नहीं है, ये एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। इसमें नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कांस्टेंट लेना, एनपीओ मेंटेन करना, वाइटल साइंस मॉनिटर करना, इमोशनली सपोर्ट देना। अब देखते हैं साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी का मतलब होता है मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन का यूज़। जैसे फिजिकल डिसीज़ में मेडिसिन यूज़ होती है, वैसे ही मेंटल डिसऑर्डर में भी स्पेसिफिक साइकेट्रिक मेडिसिन यूज़ की जाती है। मेंटल इलनेस होने पर ब्रेन केमिकल का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। साइकेट्रिक मेडिसिन उन केमिकल को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। अब डिफरेंट मेडिसिन को समझते हैं। सबसे पहले आती है एंटीसाइकोटिक्स। ये मेडिसिन स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर में यूज़ होती है।
अगर पेशेंट को हेलुसिनेशन हो रहा है तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन उन सिम्टम्स को रिड्यूस करती है और पेशेंट को काम बनाती है, जैसे कि हेलोपेरिडोल। अब नेक्स्ट देखते हैं एंटी डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का ट्रीटमेंट में यूज होती है। डिप्रेशन में पेशेंट सैड, होपलेस एंड लो एनर्जी फील करता है। एंटी डिप्रेशन मूड इम्प्रूव करती है और पेशेंट को बेटर फील कराने में हेल्प करती है, जैसे कि फ्लॉक्सीटिन। अब नेक्स्ट आता है मूड स्टेबलाइजर। ये बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट के मूड्स में एक्सट्रीम चेंजेस होते हैं। कभी वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कभी सैड हो जाता है। मूड स्टेबलाइजर मूड स्विंग्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लिथियम। लास्ट है एंजाइटिस। ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज होते हैं। अगर पेशेंट को एक्सेसिव फीवर, टेंशन या रेस्टलेसनेस हो तो पेशेंट को रिलैक्स और काम फील कराने में दी जाती है, जैसे कि डेजापाम। ये मेडिसिन मेंटल इलनेस को इंस्टेंटली क्योर नहीं करती है, बट सिम्टम्स को कंट्रोल करती है और पेशेंट की डेली फंक्शनिंग इम्प्रूव करती है। अब देखते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब होता है पेशेंट से बात करके उसकी थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर को इम्प्रूव करना। उसी को साइकोथेरेपी कहा जाता है। इस ट्रीटमेंट में मेडिसिन के साथ इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग दी जाती है। साइकोथेरेपी पेशेंट को स्ट्रेस हैंडल करना, इमोशनल एक्सप्रेस करना, नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव करना ये सिखाता है, इसमें हेल्प करती है। अब साइकोथेरेपी के इम्पोर्टेंट टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल थेरेपी। इसमें थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। पेशेंट अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस करता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट मिलता है और कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। अब आता है ग्रुप थेरेपी। इसमें सिमिलर प्रॉब्लम वाले पेशेंट को एक ग्रुप में रखा जाता है। इसमें वो एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से एक्सपीरियंस लर्न करते हैं। इससे क्या होता है कि लोनलीनेस जो है वो कम हो जाती है और सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव होता है। अब आता है फैमिली थेरेपी। इस थेरेपी में पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं। फैमिली को इलनेस और पेशेंट केयर के बारे में एजुकेट किया जाता है, जिससे फैमिली सपोर्ट इम्प्रूव होता है और कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं। फोर्थ इज बिहेवियर थेरेपी। ये थेरेपी अब नॉर्मल या हार्मफुल बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करती है। पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज किया जाता है। फियर और फोबिया ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है ये। फिफ्थ इज कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि सीबीटी। एक तरह की साइकोथेरेपी है जो पेशेंट के नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करती है। सीबीटी का बिलीव है कि नेगेटिव थिंकिंग से नेगेटिव इमोशन और बिहेवियर डेवलप होते हैं। थेरेपिस्ट पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करके उन्हें पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट्स में रिप्लेस करना सिखाते हैं। ये यूज़ होती है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फोबिया में, ओसीडी में। इसका क्या बेनिफिट होता है कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, इससे कोपिंग स्किल बेटर होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।